आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है आपका, उसमें आपके यूनिट नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट के आईसीए मॉड्यूल बैच को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 9 तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इन सब के आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड कर दिए है। आपको इन वीडियोस में फाइंड आउट करने में जो है कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे ये सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर कोई और वीडियो की आपको जो है एक लिंक मिल जाएगी, जो प्लेलिस्ट लिंक होगी, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस लेक्चर में आइए, इलस्ट्रेशन नंबर हमें 10 डिस्कस करना था, 9 तक तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपके पास में एक समराइज बैलेंस शीट और पीएनएल, ये इस बार दो चीज़ें गिवन है। बैलेंस शीट भी आपको दे रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रहा है। एबीसी लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस बार दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, वरना तो वो यह सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट देता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 वैसा करा था। लेकिन इस बार इसने क्या कहा, बैलेंस शीट भी देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। कहते हैं बैलेंस शीट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, पीएनएल में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या चीज़ है। सॉल्व करने से पहले सर जी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियो अपलोड करके आपको मोटिवेशन देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों को मोटिवेशन मिले, ऐसा काम होना चाहिए। ठीक, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमें वीडियो आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे कहते हैं कि सर जी बैलेंस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन है। ट्रेड पेएबल है आपके पास में, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, लेकिन उसमें कुछ नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड। अदर करंट लाइबिलिटी है, उसकी भी नोट्स नंबर 2 में आपको जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर कुछ करंट असेट है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोट नंबर 3 में मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट नंबर 1, 2, 3 देख लेते हैं एक बार पहले। ये रहा नोट नंबर 1, जो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न पढ़ा था। प्रोविज़न यहाँ पे नोट नंबर 1 क्या कहता है सर जी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 180 थी। यहाँ पे राउंड करवाना भूल गया मैं, राउंड ज़रूर करिए यहाँ पे, ये चीज़ को आपको राउंड ज़रूर करना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स चेंजेस करते रहते हैं। यहाँ पे आपको ओपनिंग इस साइड दिया है, क्लोजिंग इस साइड दिया है। ठीक है, कई बार ओपनिंग यहाँ पे देते और क्लोजिंग यहाँ पे देते, तो ईयर अच्छे से देख लेना। अगर नहीं देखा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर तक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हर बार मैं आपको राउंड करवाता हूँ कि अगर ऐसे 2 साल गिवन है तो हर बार राउंड करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे जब रिवीजन करें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम में आप फिर गलती ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है कि 2000 यहाँ पे है, 2001 यहाँ पे। ओके, कहता है कि सर जी प्रोविज़न की बात कर रहे थे हम। प्रोविज़न में कहता है 180 आपके पास में थे। ठीक है, और आपके पास में 200 हो गए, मतलब कि इंक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। और लाइबिलिटी में क्या चीज़ है, नोट नंबर 1 में बोला है, लाइबिलिटी में कहता है प्रोविज़न फॉर टैक्स है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स है, जो 180 था वो 200 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए तो ऑलवेज कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। अगर ऐसा कुछ दिया है तो हमें इक्वेशन या फिर आप अकाउंट बना सकते हैं, दोनों में से आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं इक्वेशन मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम आपका सेव कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट में आपको जो है वो लाइन वगैरह खींचनी पड़ती है, इक्वेशन में तुरंत काम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, आप जैसे सही लगता है आप कर सकते हैं। दोनों के नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अलाउेबल है। ठीक, इसके बाद कहता है अदर करंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 2 है, जो कि कहता है अदर करंट लाइबिलिटी पहले 50 हुआ करती थी, अब 70 हो चुकी है, 70 हो चुकी है। तो ये कहता है कि भाई इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है अदर करंट लाइबिलिटी में, कहता है नोट नंबर 2 देखिए। अच्छा, नोट नंबर 2 कहता है कि आउटस्टैंडिंग आपके पास में वेजेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो कि मिला के आपके पास में पहले 50 हुआ करते थे, आज कितने हो गए, 70। ठीक है, तो 50 हुआ करते थे ये दोनों मिला के, आज 70 हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर करंट असेट में इन्वेंट्री में कोई नोट नहीं है, वैसे भी कहाँ पे होगा इन्वेंट्री, मतलब कि इन्वेंट्री होता है। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है चलो। अदर करंट असेट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, कहता है पहले 180 हुआ करता था असेट,
आज 195 हुआ है तो परचेज़ किया होगा कहीं ना कहीं। देख लेते हैं नोट नंबर 3 में, देखिए नोट नंबर 3 में कहता है एडवांस टैक्स। अच्छा जी, कोई असेट वगैरह नहीं है, एडवांस टैक्स आपने पे कर रखा है, ठीक है। पहले 180 था, आज 195 हो चुका है, ठीक है। तो आपने इतना एडवांस में पेमेंट कर दिया, बढ़िया है, आपके लिए एक असेट माना जाएगा। एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर देते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो आपके लिए असेट है। अच्छा, ये आज आपका बैलेंस शीट का काम खत्म हुआ, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कहते हैं सर जी रेवेन्यू से, रेवेन्यू मतलब कि सेल आपको दिया है, ठीक है, सेल आपके पास में। कहता है अदर इनकम नोट नंबर 4 में है। अदर इनकम क्या है भाई, नोट नंबर 4 देखिए, कहता है कि अदर इनकम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मतलब कि नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग आइटम तो है नहीं। नॉन ऑपरेटिंग प्लस ये डिविडेंड इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है सर? डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे तो, ठीक है, कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए, फिर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, वापस से सोचना ना पड़े, और कुछ नहीं। कहता है सबसे पहले तो देखिए ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। और दूसरा ऊपर से ये कहाँ जाता है सर? फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ठीक है सर। सर ये नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको पता है सर जी कि अगर ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ और ऊपर से पीएनएल में जो जो चीज़ें जाती है उसे रिवर्स करना पड़ता है। अगर वो नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन केस आइटम है तो उसे रिवर्स करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे पीएनएल देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, मुझे लगा ऐसा कि सर इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है, इसलिए मैं देखिए साथ साथ सोच के चल रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग है, कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन केस है, ठीक है, ये जान के चलना पड़ेगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अदर इनकम, हमारा काम हो गया, अदर इनकम की बात जान ली। अच्छा, बाकी अब एक्सपेंस दे रहा है, कहता है कि सर परचेज हमने किया स्टॉक इन ट्रेड 2400, ठीक है, परचेज वगैरह तो होता ही रहता है, उसमें क्या ही दिक्कत है, परचेज को हाईलाइट कर लेते हैं। परचेज भी दे रखा है तो सेल भी दिया, परचेज भी दिया, ठीक है। कहते हैं कि कैश इन इन्वेंट्री आपके पास में है, सॉरी चेंजेस, केस बोल रहा हूँ, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिक्स गुड, ठीक है, फिनिश गुड्स आपके पास में। कहता है कि 20 आपके पास में लैख है लेकिन माइनस में दिख रहा है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि देखिए चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है सर? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अब ये माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि सर जी आपके पास में क्लोजिंग का अमाउंट ज़्यादा होगा, ओपनिंग का अमाउंट कम होगा, तभी माइनस में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में, फॉर एग्जांपल अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, ठीक है, तभी ये माइनस में आपको दिख रहा है, ठीक है जी। ये एग्जांपल मैंने लिया है, इन्वेंट्री में कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। इन्वेंट्री का एक मिनट, यहाँ पे ऊपर कहीं आया था इन्वेंट्री, ये रहा। इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, देख लीजिए 180 आपके पास में ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है 200। तो मैंने वैसे भी कहा था कि सर क्लोजिंग ज़्यादा होगा इन्वेंट्री से 20 रुपये, मतलब 20 रुपये मतलब कि 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है, वापस से यहाँ पे दे रहा है, ठीक है जी। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपीट करी जा रही है कि 180 माइनस 200 20 लाख माइनस में, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, ठीक है। आगे कहते हैं कि सर जी ये चीज़ माइनस, ये चीज़ मिटा देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर इन्फॉर्मेशन है ही, तो हमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमने कुछ किए है। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक नॉन केस आइटम है, याद रखना, डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, ठीक है, नॉन केस आइटम। इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या चीज़ है? नोट नंबर 5 में गिवन है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपके पास में सेम चीज़ सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग है और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है अदर कुछ एक्सपेंस हमने 200 के करे, अदर में कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, ये तो वो चीज़ है जो इनडायरेक्ट मेथड की स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट होता है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है सर करंट टैक्स हमने माइनस किया है, वो आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, स्टार्टिंग वहाँ से होता है, ठीक है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन आपको दे रखा है, ठीक है, बैलेंस शीट में जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह किया है 50 का, ठीक है, ये लाख मतलब कि इन लाख रुपीज़ है आपके पास में। और ट्रांसफ़र तो हमने करा है जनरल रिजर्व, इस सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल चुका है, तो इन सब की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। डिविडेंड पेड कह रहा है, ये चीज़ कह रहा है, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है क्योंकि हमारे पास में डायरेक्टली हमें मिल चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि पीएनएल से मिला है
तो हमें पता है कि सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, बस हमें यहाँ पे लेना क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है और स्टार्टिंग कर देनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन क्या कहता है सर, कैलकुलेट करिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, अच्छा दोनों ही पूछ लिया। अभी तक मैं सोच रहा था, खामखा सोच रहा था सर जी दोनों ही मेथड पूछ लिए। ठीक है, तो देखिए सेल परचेज दिया था तो मैं सोच ही रहा था कि सर सेल परचेज दिया है तो हो सकता है डायरेक्ट मेथड हो, लेकिन मैं फिर सोच रहा था कि सर डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए केस सेल केस परचेज चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसने दोनों पूछा, इसका मतलब है कि सर सेल भले ही गिवन है आपको, परचेज भले ही गिवन है, आप इसमें से केस निकाल सकते हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है। ठीक है, जो हमें निकालनी है। चलिए तो बताइए कौन से मेथड से सबसे पहले करना चाहेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते, वैसे दोनों ही करना है। ठीक है, कोई भी क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी मेथड पहले करो, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है तो सारी की सारी केस चीज़ें लेनी है, नॉन केस नॉन ऑपरेटिंग वगैरह को तो इग्नोर ही करना है। जबकि हम इनडायरेक्ट की बात करें तो वो क्या कहता है सर, वो कहता है नॉन ऑपरेटिंग नॉन केस आइटम को जो है हम कंसीडर करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे ताकि हम केस आइटम तक पहुंच पाए। तो दोनों का रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, तो दोनों से आंसर जो आपका आता है वो एक ही आता है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है कि केस जो अमाउंट है, नेट केस अमाउंट, उस वहाँ तक पहुँचना, इसलिए दोनों का आंसर आपके पास में क्या होता है सर, सेम आता है। ठीक है जी, क्लियर है आपके पास में। चलिए तो डायरेक्ट मेथड से मैं सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, चलिए बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, केस सेल केस परचेज वही लिखना होता है। तो यहाँ पे सेल तो गिवन है लेकिन ये केस नहीं हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि ये केस सेल है। ठीक है, और ना ही कहीं अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि सारे के सारे चीज़ें जो सेल है वो केस में है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा मान नहीं सकते कि सर ये सेल ही आपके पास में, ये जो सेल है पूरी की पूरी कैश होगी या फिर क्रेडिट होगी, ऐसा मान तो नहीं सकते। हमें इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो मैं यहाँ पे सोचूं सर, सेल 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 का मतलब तो सर जी, सेल का मतलब तो सर जी, सेल मतलब कि ये वो चीज़ होती है जो डेटर वगैरह से रिलेट करती है। ठीक है, डेटर वगैरह से रिलेट करती है। और सर वहीं पे अगर मैं बात करूँ सर, परचेज जो है ये वो चीज़ होती है जो आपके पास में क्रेडिटर से रिलेट करती है। ठीक है, क्रेडिटर से रिलेट करती है। अगर क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज़ हुए होंगे, और क्रेडिट सेल किया है हमने तो डेटर इंक्रीज़ हुए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों से लिंक है। अगर डेटर अकाउंट बनाते हो तो आपको क्रेडिट सेल मिल जाती है। अब क्रेडिट सेल मिल जाएगी तो सीधी सी बात है, वो क्रेडिट सेल मैं यहाँ से माइनस करके कैश सेल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो डेटर वगैरह का कोई इन्फॉर्मेशन थी, आंसर इज यस। ट्रेड रिसीवेबल की इन्फॉर्मेशन थी, तो ये वही चीज़ है आपके पास में। अल्टीमेटली कहते हैं कि सर ट्रेड रिसीवेबल पहले 250 लाख रुपीज़ है, सारी की सारी इन लाख रुपीज़ है, ये लिखना भूलना नहीं है, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, ऊपर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, और फिर 250 400 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। कहते हैं कि सर यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी सर, हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल की आपके पास में हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर करिए या फिर इक्वेशन के फॉर्म में कैलकुलेशन करिए, आपकी मर्जी। ये आपके पास में असेट है, इसकी डेबिट साइड होती है, ये आप बोलना नहीं, अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, कहते हैं कि सर जी आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल पहले कितना हुआ करता था, 250 हुआ करता था। ठीक है, 250 हुआ करता था। उसके बाद कितना हो गया सर, 400। ठीक है, उसके बाद आपके पास में कितना हो गया सर, 400 हो गया। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, 250 तो पहले ही हुआ करता था पिछले साल से। ठीक है, आज जो है इस साल का एंड आया तो वो आपका बन गया 400। मतलब कि आप ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस कितना है, 400 माइनस 250, मतलब कि ये जो डिफरेंस है 150। ये 150 क्या है सर, ये 150 कहता है कि आपने और क्रेडिट में सेल वगैरह किया है। ठीक है, आपने और क्रेडिट में सेल वगैरह किया है, जो आपके पास में ये दिख रहा है। तो क्रेडिट में आपने जो भी सेल वगैरह किया है वो तो आपके सामने है। मतलब कि सर जो आपको सेल दिख रहा है 4150, जिसमें से ये क्या है सर, ये क्रेडिट है।
अगर क्रेडिट चीज़ मुझे मिल चुकी है तो क्या कैश मिल जाएगी? आंसर इज़ ऑब्वियसली यस। ठीक है, कि अगर क्रेडिट चीज़ मुझे मिल चुकी है तो आपके पास में क्या चीज़ मिल जाएगी? आपके पास में कैश सेल मिल जाएगी। कहता है कि सर 4150 आपकी सेल है टोटल, जिसमें से क्रेडिट 150 है, तो आपके पास में कैश कितना होगा? 4150 माइनस 150 आपके पास में 4000। ठीक है, आपके पास में 4000 क्या हो जाएगा सर? सेल, जिसे हम डायरेक्ट मेथड में कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट मेथड में केस आइटम ही लिखी जाती है, इसलिए इसे कैलकुलेट करना पड़ा। क्लियर? ये चीज़ आपके पास में क्लियर? ओके जी। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सर जी आपके पास में परचेज़ की इन्फॉर्मेशन, परचेज़ के लिए ट्रेड पेबल होगा, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। आइए, कौन सा है ये? 2400। यहाँ से हम एरो कर देते हैं इस तरीके से, और यहीं पे मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड पेबल, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, ट्रेड पेबल आपके पास में आ जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास में कहाँ है? कितने थे ट्रेड पेबल? कहता है 230 थे, 250 हो गए। पहले 230 हुआ करते थे, यहाँ पे ध्यान रहे सर, ओपनिंग इस साइड है, इसलिए यहाँ पे है 230 हुआ करते थे, और उसके बाद कितने हो गए? 250, मतलब कि ट्रेड पेबल बढ़े हैं, लाइबिलिटी आपकी बड़ी है। ओके, कहते हैं कि सर जी 230 हुआ करते थे। ठीक है, 230 हुआ करते थे, 250 हो गए। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लो, 230 हुआ करते हैं, हाँ 250 हो गए। कहता है कि सर जी ये भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रेड पेबल को आप एक तरीके से क्रेडिटर नहीं मान सकते। क्रेडिटर आपके पास में इंक्रीज़ हुए। क्रेडिटर कब इंक्रीज़ होते हैं? क्रेडिटर से जब हम उधार लेते हैं, ठीक है, तो क्रेडिटर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो कितना और आपने उधार लिया है? तो 230 और 250 का जो डिफरेंस आता है 20, ये इन लाख रुपये से भूलना नहीं है, हर बार बता रहा हूँ। 20 लाख रुपीज़ आपके पास में क्या है सर? 20 लाख रुपीज़ जो है वो आपके पास में क्रेडिट है। ठीक है, उधार क्रेडिट पे। ठीक है, तो 20 आपके पास में उधार में है, तो मुझे बताइए कि टोटल आपके पास में परचेज 2400 है, जिसमें से आपके पास में 20 क्रेडिट है, तो केस कितना होगा? 2400 माइनस 20, तो केस आपके पास में 2380 होगा। ठीक है, केस सेल और केस परचेज आपको मिल गई है। ठीक है, अब बस एक्सपेंस वगैरह का देख लेंगे। सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं आंसर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइड में ही ओपन कर लेते हैं हम अपना सॉल्यूशन आईसीआई मॉड्यूल का, और फिर कोई दिक्कत ना आ पाए। चलिए जी, डायरेक्ट मेथड सबसे पहले हेडिंग देंगे आप वगैरह, हेडिंग वगैरह तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास में। कहते हैं कि सर जी डायरेक्ट मेथड का सॉल्यूशन ये रहा, और कहते हैं सबसे पहले तो हमने सेल हम एंट्री करेंगे, परचेज़ की एंट्री करेंगे, ये दो चीज़ हम ख़त्म करेंगे सबसे पहले। आई, मैंने कहा सेल आप 4000 लिख दीजिए, यहाँ पे केस सेल हेडिंग, और कैलकुलेशन पूरी की पूरी बता देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में दिखा है, या फिर यहाँ पे नीचे दिखा सकते हैं 4000 आपके पास में। ठीक है, इसके बाद परचेज़ भी दिखा दीजिएगा, परचेज़ आपके पास में माइनस होता है। ये चीज़ तो अब मुझे क्या ही बतानी, इतने सारे इलस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। ठीक है, परचेज़ करने से केस जाता है, इसलिए माइनस करना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे केस परचेज़ हेडिंग दे देंगे, और केस परचेज़ में आप कितना था? 2380। ठीक है, माइनस में दिखाएंगे। इसने क्या किया है सर जी, एक ए और बी बना दिया है, फिर बी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर माइनस में इस तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। अल्टीमेटली इसने माइनस ही किया है। 4000 टोटल सेल है, जिसमें से हम पेमेंट वगैरह सब कुछ माइनस करेंगे, और आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसने क्या किया, ए और बी नाम दे दिया। तो आईसीआई का क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कई क्वेश्चन में ऐसा कुछ करते, कई क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग करते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इनका अलग ही रहता है। हम यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप जो है एक ही मेथड से फॉलो करें, तो आपकी कंसिस्टेंसी और स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो हर बार एक ही मेथड फॉलो करिए। अगर आप वर्किंग नोट जो है वो लास्ट में बनाते तो वैसे ही करिए, अगर वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे बनाते तो वैसे ही करिए, ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी और स्पीड बढ़ती रहे। ठीक है, अच्छा, हर बार अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही मेथड पे आप जो है
डटे रहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है सर, एक के बाद एक एक्सपेंस देके कहता है कि सर जी सबसे पहले आप पीएनएल में ख़त्म करते हैं। चलिए, पीएनएल में सेल का काम हो चुका है। अब अदर इनकम में क्या था सर, नोट नंबर 4 देखिए। नोट नंबर 4 कहता है हमने यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करा। ये तो नॉन केस नॉन आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आपके पास में आइटम्स है, तो इसका तो कोई रेलिवेंस हमारे लिए नहीं बनता डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। हमें केवल और केवल कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम, दो चीज़, कैश होना चाहिए और प्लस वो ऑपरेटिंग आइटम होना चाहिए, तो ही डायरेक्ट मेथड में कंसिडर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर चेंजेस इन इन्वेंट्री है आपके पास में, चेंजेस इन इन्वेंट्री वगैरह तो क्या ही लेना, ठीक है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ऑपरेटिंग चाहिए हमारे को। इसके बाद कहता है सर एम्प्लॉय एक्सपेंस, हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप या फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो सिंपल से समझिए कि एम्प्लॉय को हमने सैलरी वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो कितना है सर 800, तो डायरेक्ट 800 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में जाके 800 जो है ये इन लोगों ने कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, क्या ही करे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, 800 यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा जब हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर ही नहीं करना है। इसके बाद कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट में नोट नंबर 5 है, ज़रा देख लीजिए क्या है। कहता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह तो नॉन ऑपरेटिंग होता है, देखना ही नहीं है, ठीक है। अदर एक्सपेंस कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए उसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सर आगे क्या है सर, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं सर जी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में कहता है ट्रेड पेएबल आपका 230 था, 250 हो गया। ट्रेड पेएबल आपके पास में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके, अकाउंट बनाया है, ठीक है। अकाउंट बना के हमने इसको कंसिडर कर लिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है सर, नोट नंबर 1 कहता है टैक्स। टैक्स की कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि टैक्स को हमें लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद कहता है अदर करंट लाइबिलिटी, नोट नंबर 2 में क्या है, कहता है वेजेस और एक्सपेंस, हाँ जी, ये आपके पास में है। आउटस्टैंडिंग है तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं बनता, लेकिन कहता है कि सर पहले आउटस्टैंडिंग 40 था, अब 50 हो गया। तो अब मेरी बात समझिए, आपके पास में ये पहले लाइबिलिटी 40 की थी, अब 50 की हो गई, कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपने जो है बेनिफिट लिया है, मतलब कि इनडायरेक्टली आपका कैश इंक्रीज़ हुआ ऐसा माना जाता है, ठीक है। 40 से 50 हो गया, मतलब कि आपने 10 रुपये का या फिर 10 लाख रुपए का आपने बेनिफिट लिया है इनडायरेक्टली कैश, ठीक है। तो ये कहता है कि 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, कैश इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था सर, 800 को माइनस करेंगे, 800 को माइनस करने के लिए बोला था, 800 माइनस है, इसमें ऐड कर देंगे 10 का बेनिफिट लिया आपने, तो अल्टीमेटली 790 जो है वो माइनस में आ जाएगा। ये सारी चीज़ माइनस में ही है, क्योंकि ये माइनस होगा, ठीक है। सेल में से माइनस होगा, जो यहाँ पे रिसिप्ट है उसमें से हम जो भी पेमेंट है वो माइनस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें माइनस ही हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही चीज़ आपके पास में, ठीक है। इसके बाद अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 था, वो भी 20 हो गया, मतलब कि आउटस्टैंडिंग 10 का और बेनिफिट लिया है, तो 10 को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इन लोगों ने यहाँ पे देखिए कैश एक्सपेंस करके 10 यहाँ पे हमें ऐड करना है बस, ठीक है। अब जैसे ही ये कैश एक्सपेंस दे दिया है, तो हमें यहाँ पे याद आ गया सर कि एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस करके भी हमने देखा था पीएनएल में, ये रहा, ठीक है। तो तुरंत इसे भी हम क्या कर देंगे सर, इसे भी हम पेमेंट की तरह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सर जी अदर एक्सपेंस है, इसने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन पीएनएल में है तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं सर 200 का किसी चीज़ का पेमेंट होगा, 200 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 200 को पेमेंट है ना, तो माइनस करेंगे, चीज़ ही पास है, तो 200 माइनस है और 10 ऐड करेंगे, तो आपके पास में कितना आएगा सर, 190 माइनस 190 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, -190, ओके। इसके बाद और क्या चीज़ थी आपके पास में, ये लाइबिलिटी हमने पढ़ ली। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो वगैरह नहीं होता आपके पास में, कैश ट्रांजेक्शन्स, हमें रिसिप्ट और पेमेंट देखना है। ट्रेड रिसीवेबल को तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, सेल परचेस, ठीक है। अदर करंट असेट में क्या है सर, अदर करंट असेट नोट नंबर 3 कहता है एडवांस टैक्स। अच्छा, अब टैक्स की बात हो चुकी है, तो अब टैक्स का ही कैलकुलेशन बाकी है, जल्दी से उसे कंप्लीट कर देते हैं और मेथड ख़त्म। जल्दी से आ जाइए, टैक्स की कैलकुलेशन कहाँ पे करें, यहीं पे कर लेते, टैक्स की कैलकुलेशन। टैक्स सर जी
टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार इसने क्या दिया देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे करंट ईयर का टैक्स कितना ये दिया। ठीक है सर, ये तो चीज़ क्लियर है। आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया। ये दो चीज़ ऑलरेडी हम इसका ट्रीटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन है, लास्ट 2-3 इलस्ट्रेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सेम वेज आपको ये दो चीज़ सॉल्व करनी है। वापस से मैं करवा देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको डिटेल में पढ़ाया था, इलस्ट्रेशन 6 था या फिर 7 था, जहाँ पे मैंने आपको ये प्रोविज़न वगैरह की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या है सर, टैक्स करंट ईयर में टैक्स कितना ये दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एडवांस टैक्स भी दिया है। जब भी ऐसी 3-4 चीज़ें गिवन है टैक्स के बारे में, ये तीन ही चीज़ होगी, करंट ईयर का टैक्स दिया होगा, प्रोविजन दिया होगा और एडवांस दिया होगा। ध्यान रहे सर, एडवांस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। ये दो चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है, वैसे ही सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। फिर एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है मैं बताता हूँ। देखिए कहते हैं सर जी 180 आपके पास में पहले था, 180 आपके पास में प्रोविज़न हुआ करती थी टैक्स के लिए। ठीक है, कहते हैं 200 हो गया, करंट ईयर में आपके पास में 200 और बढ़ गया। देखिए 180 पहले प्रोविज़न हुआ करती थी, मतलब कि 180 आपको जो है क्या करना सर, टैक्स का पेमेंट करना था। 200 इस साल का बढ़ गया। अल्टीमेटली अब आपको पेमेंट करना किसका है, अल्टीमेटली आपको पेमेंट करना कितना है, तो 200 प्लस 180 आपको अल्टीमेटली 380 का पेमेंट इस साल करना था। 200 इस साल का, 180 ऑलरेडी आपको करना था वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली 380, अल्टीमेटली 380 का आपको पेमेंट करना है। ठीक है, 380 का आपको क्या करना है सर, पेमेंट करना है 380। ठीक है, 380 का पेमेंट आपको करना है, ये इन लैक्स रुपीज़ है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा 380 लाख रुपीज़ का आपको पेमेंट करना था, आपने किया कितना। कहते हैं कि सर जी लास्ट में हमारी बैलेंस शीट में जो है, लास्ट में हमारी बैलेंस शीट पीएनएल में 200 अभी भी लाइबिलिटी दिख रही है, मतलब कि 200 अभी भी आपने पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट किया कितना होगा ये बताइए। कहते हैं सर जी कि 380 पे करना था, क्लोजिंग में अभी भी 200 पे नहीं किया ऐसा दिख रहा है, तो आपने बैलेंस जो है आपके पास में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस जो है वो आपने पे कर दिया होगा। सीधी सी मतलब निकल के आता है, सीधा सा मतलब निकल के आता है 380 पे करना था, लेकिन अभी भी हमारा बैलेंस शीट पीएनएल कहता है कि 200 अभी भी लाइबिलिटी है लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि सर डिफरेंस आपने पे कर दिया होगा, 200 माइनस कर दिया 180, 180 का पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि आपका केस गया होगा, सीधी सी बात है, केस गया। ठीक है, तो ये आपके पास में पेड लिख देता हूँ, टैक्स आपने इतना पे करा है, प्लस ऊपर से यहाँ पे एडवांस टैक्स दे रखा था। एडवांस टैक्स आपका कहता है कि सर पहले 180 हुआ करता था, जो इस साल के एंड में 195 हो गया, मतलब कि आपने और ज़्यादा टैक्स आपने पे कर दिया एडवांस में। ठीक है, कितना एडवांस है, 180 माइनस 195, डिफरेंस कितना है 15। ठीक है, ये जो डिफरेंस है आपने 15 और ज़्यादा पे कर दिया है एडवांस टैक्स। ठीक है, 15 लाख रुपीज़ है आपके पास में। ठीक है, 15 लाख रुपीज़ आपने क्या कर दिया, इस साल ज़्यादा पे कर दिया। पहले तो 180 एडवांस टैक्स था ही, 15 और ज़्यादा एडवांस में पे कर दिया हमने। और सर इतिहास कहता है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके अभी तक हम 10 तक पहुंच चुके हैं, और हमारा इतिहास क्या कहता है, इतिहास कहता है कि सर पैसा गया है तो फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में ये चीज़ आपके पास में माइनस करेंगे, तो 15 भी पेड है आपके पास में। ठीक है, 15 भी हमने पे करा है इस साल, तो 180 पेड करा, ये भी माइनस होगा, 15 पे करा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस दोनों भाई भाई। ठीक है, माइनस माइनस दोनों भाई भाई, हम टोटल माइनस करेंगे कितना टैक्स के नाम पे, 180 एंड 15, मतलब कि आपके पास में 195 माइनस करेंगे टैक्स के नाम पे। ठीक है, 195 हम क्या करेंगे सर, 195 माइनस करेंगे टैक्स के नाम पे। लीजिए, काम ख़त्म, आपके पास में ये आंसर। एडवांस टैक्स में करना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना था कि एडवांस में हमने जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया पेमेंट या फिर कम किया है। कम किया है तो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा पेमेंट कर दिया मतलब कि केस गया है तो पेड के साथ पेड। ठीक है, और आपके पास में दोनों भाई भाई हो गए, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, तो कहते हैं सर जी सॉल्यूशन 195 किया है इन लोगों ने, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करना है, ये तो ध्यान ही रखना है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन लास्ट में ही टैक्स को नाम से माइनस करेंगे। यहाँ पे कहाँ है, ये रहा टैक्स पेड
195। कैलकुलेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है, चाहे आप नीचे यहाँ पे बता दे या फिर वर्किंग नोट बना के दे दे, लेकिन कैलकुलेशन आपको ज़रूर से बतानी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ी सी डिटेल कैलकुलेशन मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से नाम लिखिए, ठीक है, और अच्छे से कैलकुलेशन प्रेजेंट करिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। इन लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट ही नहीं बनाई क्या? बिना वर्किंग नोट के कैलकुलेशन कर दिया, कैसे किया, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा ही होता है इन मॉड्यूल में, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैसे आए पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहाँ पे सोचते रहते हैं कि सर ये बाय मिस्टेक आया है या फिर कोई कैलकुलेशन है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट यही देखने के लिए आए हो, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नहीं दिखी, इसलिए सीधी सी बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट ये ही एंट्री देखने आए हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका क्लियर हो गया होगा। आइए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली, मेरे ख्याल से अब हमारे पास में कोई चीज़ बाकी नहीं होनी चाहिए। तो 4000 यहाँ पे आपको रिसिप्ट में मतलब कि प्लस में दिखेगा, ये सारी चीज़ें माइनस में दिखेगी, ये सारी चीज़ें माइनस में दिखेगी, और ये सारे टोटल लगाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सर? 3555, और 4000 में से वो माइनस करेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपके पास में, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से सोल्व हुआ। अब ध्यान रहे सर, इनडायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आंसर आपका दोनों का सेम आना चाहिए। अगर ये 445 आया है तो दूसरा भी इनडायरेक्ट मेथड जब हम सोल्व करेंगे उसका भी 445 ही आंसर आना चाहिए, दोनों का मकसद एक है इसलिए, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं, चलिए। कहते हैं सर इनडायरेक्ट मेथड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं है, कैश सेल, कैश परचेज ये वगैरह निकाल लीजिए, काम खत्म करिए। लेकिन जब इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, कहता है कि सर जी हमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग यहीं से ही होगी, ठीक है। वैसे भी हमने तैयार रखा है, उस चीज़ को हाईलाइट करके देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीएनएल से जो मिलता है वो आपके पास में एकदम एडजस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लिख दीजिए, तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे सर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम को हम रिवर्स करेंगे, और करंट लाइबिलिटी मतलब कि वर्किंग कैपिटल का चेंजेस का जो है ट्रीटमेंट करेंगे। बस ये 3 चीज़ें करनी होती है, एक नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग को रिवर्स करना है, और वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस है उसे रिकॉर्ड करना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। एक एक करके बढ़ते हैं, पीएनएल से स्टार्ट करते हैं। पीएनएल में जनरली ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। सर रेवेन्यू तो ऑपरेटिंग है भाई, रेवेन्यू तो ऑपरेटिंग है, सेल परचेज तो हमारा ऑपरेटिंग है, माइनस वगैरह मत करना, ठीक है, नाक कटवा दोगे आप लोग, ठीक है जी। चलिए, ये सही है। अदर इनकम में क्या था सर? नोट नंबर 4। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही लिखवाया था सर, ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो इसको क्या करना पड़ता है सर? इसको आपको रिवर्स करना पड़ता है। अच्छा, रिवर्स करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये इनकम है या फिर एक्सपेंस। सर ये इनकम है, अभी अभी कहा अदर इनकम, ठीक है, और यहाँ पे भी हेडिंग लिखा है ये अदर इनकम, ठीक है। इनकम है तो पीएनएल में ऐड होता है, मतलब कि प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो हमें रिवर्स करना है, मतलब कि प्रॉफिट को वापस से कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कितना है सर? 100 लेस करना पड़ेगा आपके पास में, लेस, ठीक है जी, लेस, ठीक है। ये चीज़ खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सर परचेज तो ऑपरेटिंग है भाई, ठीक है, अभी अभी कहा सेल परचेज को रिवर्स मत कर देना दोस्त, ठीक है। अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री आपके पास में, चेंजेस इन इन्वेंट्री यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऊपर ही वही देख रखा है, तो वहाँ पे देख लेंगे बैलेंस शीट में। कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो हमारा ऑपरेटिंग पार्ट है, मैंने अभी अभी कहा आपको डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें ही चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश और वर्किंग कैपिटल का चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आप एफएम के अंदर जो है पढ़ते होंगे, आपके पास में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर है, वहाँ पे भी पढ़ते होंगे, और वैसे भी पहले से ही पढ़ के आते हैं, 12th लेवल पे भी आप चीज़ पढ़ के आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कहते हैं सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली नॉन ऑपरेटिंग नॉन केस आइटम है, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। नॉन केस आइटम है, सॉरी नॉन केस आइटम है आपके पास में 100, नॉन केस आइटम है आपके पास में एक्सपेंस, मतलब कि पीएनएल में माइनस हुआ होगा तो हमें यहाँ पे ऐड बैक करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 100, ठीक है। इसके बाद कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब कि क्या कहता है कि सर आप जो है एक काम करिए, नोट नंबर 5 में देख लीजिए, ठीक है। नोट नंबर 5 बताइए। कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो नॉन ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। और ये कॉस्ट है मतलब कि एक्सपेंस है, पीएनएल में माइनस हुआ होगा, हमें यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा 60 ऐड बैक, ठीक है। इसके बाद अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में कुछ बोला नहीं है इन लोगों ने, ठीक है, कि भाई क्या है। तो यहाँ पे ऑलवेज हम मान के चलते हैं कि यह अदर एक्सपेंस केस एक्सपेंस है और प्लस ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग केस आइटम है आपके पास में, ऑपरेटिंग और केस आइटम होता है तो डायरेक्ट मेथड में कंसीडर करते हैं, जहाँ कि हमने किया था 200, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम कंसीडर करते हैं, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, आपके पास में कंसीडर करते हैं वहाँ पे और काम ख़त्म। लेकिन ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो है, मतलब कि ये आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये ऑपरेटिंग है आपके पास में और कैश है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके पास में ख़त्म। आगे कहता है कि सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो तो कंसीडर कर लिया। अच्छा करंट टैक्स, करंट टैक्स वगैरह तो कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। टैक्स तो हर बार आपके पास में सेम होता है, ठीक है। टैक्स की कैलकुलेशन सेम ही होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, और उसकी प्रेजेंटेशन भी सेम रहती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लास्ट में माइनस करेंगे 195। तो सबसे पहले वही कर लेता हूँ, कहाँ पे है भाई, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करेंगे सर जी। इसके बाद तो वर्किंग कैपिटल, हाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है, उसमें लास्ट में माइनस करना है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टैक्स को लास्ट में एकदम लास्ट में बताना चाहे तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छे से दिखना चाहिए कि सर टैक्स पेड आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपकी एंट्री है और काम ख़त्म, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या था सर, कंटिन्यू ऑपरेशन, ओके। ये चीज़ तो कंसिडर करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपके पास में हो गई। अब बैलेंस शीट पे आइए। कहते हैं ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट भले ही हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हमें कंसिडर करना है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब कि करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस। चलिए कहते हैं कि सर 230 था, ठीक है। कहते हैं सर जी कि पहले ये 230 हुआ करता था, 250 हो गया, मतलब कि करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था सर, रूल वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रूल तो आपको एज इट इज़ याद होना पड़ेगा। करंट असेट का रूल याद रखेंगे, करंट लाइबिलिटी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। करंट असेट कहते हैं सर जी अगर इंक्रीज़ हो रही है, करंट असेट इंक्रीज़ होना मतलब कि सर आपने परचेज़ वगैरह किया होगा, मतलब कि सर केस कम होता है। करंट असेट इंक्रीज़ होने से केस कम होता है। करंट असेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब होता है आपने सेल वगैरह किया होगा, सेल वगैरह से पैसे मिलते हैं, केस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मैंने कहा था सर यही याद रखेंगे। इसका आपके पास में जो है एकदम उल्टा करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। मतलब कि सर इसका एकदम ऑपोजिट आप काम करेंगे, इसका एकदम ऑपोजिट काम करेंगे। अगर करंट लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो इसका ऑपोजिट कैश बढ़ेगा, ठीक है। केस क्या होगा सर, बढ़ेगा, मतलब कि ऐड करेंगे। और आपके पास में करंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इस कैश एसेट से एकदम ऑपोजिट काम करना है। केस एसेट डिक्रीज़ हो रहा था तो हमने क्या कहा सर, आपके पास में करंट असेट जो है डिक्रीज़ हो रहा था, मैंने कहा केस इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा, केस डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये मैंने रूल कहा था आपको, वैसे डिटेल में पढ़ाया जाता है लेकिन ये आईसीएम मॉड्यूल पे यहाँ पे नहीं बता सकते इतना ज़्यादा, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में जल्दी से आइए, मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन है वगैरह। कहते हैं सर ट्रेड पेएबल है 230 था, 250 हो गया, तो कहते हैं लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो मैंने कहा केस इंक्रीज़ होता है, मतलब कि ऐड करना है। केस इंक्रीज़ होता है तो ऐड करेंगे, केस डिक्रीज़ होता है तो माइनस करेंगे। ये ऑलरेडी आपको इलस्ट्रेशन 1 से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, माइनस आपके पास में सॉरी ऐड करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ऐड करेंगे, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 250 माइनस 230,
20 का डिफरेंस है आपके पास में, तो 20 ट्रेड पेएबल के नाम से 20 आप क्या कर देंगे सर, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न वगैरह आपके पास में। ठीक है जी, प्रोविज़न वगैरह ये आपके पास में क्या है, नोट नंबर 1 में देख लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स ये वगैरह हम कैलकुलेशन में नहीं लेते, वो टैक्स की कैलकुलेशन में जाता है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 2 देखिए, कहते हैं सर वेजेस वगैरह है। ठीक है जी, वेजेस वगैरह कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वेजेस आपके पास में 40 थी, 50 हो गई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 10, ऐड करेंगे। सेम वे अदर एक्सपेंस आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 था, 20 हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो डिफरेंस है उसे ऐड करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिफरेंस ऐड करेंगे, यही रूल है। मैंने कहा सर लाइबिलिटी इंक्रीज है, कैश बढ़ेगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए करंट असेट में, इन्वेंट्री आपके पास में। ठीक है, इन्वेंट्री क्या कहता है सर, इन्वेंट्री आपके पास में 180 थी और कितनी हो गई 200। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे सर, असेट इंक्रीज होता है तो केस डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि लेस करना पड़ेगा, डिफरेंस जो है वो लेस करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है 20 डिफरेंस है आपके पास में, लेस करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल कहता है कि सर 250 था, 400 हो गया, मतलब कि सर ये तो असेट आपके पास में वापस से इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंस कितना है 400 माइनस 250, ये डिफरेंस है 150, 150 का इंक्रीज़ हुआ है। कैश असेट करंट असेट अगर इंक्रीज़ होती है तो कैश डिक्रीज़ होता है, माइनस करना पड़ेगा, 150 माइनस करिए। ठीक है, कहते हैं कि सर अदर करंट असेट भी आपके पास में वो एडवांस टैक्स ही होगा, कौन सा था नोट नंबर 3, एडवांस टैक्स वगैरह टैक्स में कैलकुलेट होता है, यहाँ पे नहीं, तो टैक्स में ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है 195 में। ठीक है, ओके सर, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, तो लास्ट में आपके पास में आंसर वही आ जाएगा 445, दोनों का आंसर मैच ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 445, 445। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है करके। ठीक है,